आज हम बात करेंगे थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स और टेक्निक्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बड़ी तफसील से पढ़ी थी, मैंने आपको समझाया भी था कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। इसके अंदर हम फिल्टर पेपर लेते हैं। थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी की मैं बात करने जा रहा हूँ। थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने बात की थी कि इसके अंदर सबसे पहले तो हम इसके अंदर हमने चूना लिया हुआ है और प्लस वाटर लिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन लिया हुआ है। इसको हमने इसके ऊपर डाला है। इस शीशे की बनी हुई प्लेट है, ये प्लेट है, ये या तो ग्लास की बनी हो सकती है या फिर ये एलुमिनियम की बनी हुई, ज़्यादातर ग्लास की बनी होती है। ग्लास की प्लेट के ऊपर आपने ये चूने और पानी के मिक्सचर को इसकी पतली सी तय बना देनी है। या तो आप स्प्रे कर दो या फिर इस प्लेट को इस मिक्सचर में डबो दो, इसकी पतली सी लेयर बना दो यहाँ पर, ठीक है ना। ये स्टेशनरी फेस के तौर पर एक्ट करेगी। ठीक है ना, ठीक है। इसमें एलुमिना भी हो सकता है, स्टेशनरी फेस के तौर पर एक्ट करने वाले ये कंपोनेंट्स होते हैं एलुमिना, सिलिका जेल, ठीक है ना, ये या फिर सेलुलोज। ये तीन कंपोनेंट्स स्टेशनरी फेस के तौर पर एक्ट करने वाले होते हैं। यानी कि स्टेशनरी फेस के तौर पर ये तीनों चीज़ें एक्ट कर सकती हैं इस शीशे की बनी हुई प्लेट के ऊपर, ठीक है ना। चूने और पानी के मिक्सचर को स्प्रे की मदद से शीशे की बनी हुई प्लेट के ऊपर आपने पतली सी तेब चढ़ानी है, ये एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस कर रही होगी। फिर उसके बाद इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इस बीकर के अंदर डालना है। इस बीकर के अंदर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया होगा, ठीक है ना। इस बीकर के अंदर हमने ऑर्गेनिक, और यहाँ पर हमने वो मिक्सचर लेना है कि जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, यहाँ पर हमने वो मिक्सचर ले लेना है। जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने वो मिक्सचर डाला हुआ है जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग किया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फेज है, ये मोबाइल फेज के तौर पर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ईथर लिया हुआ है, ईथर लिया हुआ है। ईथर क्या करेगा, जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा एज अ कैपिलरी एक्शन होगा। इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा होता, कैपिलरी एक्शन, ये इसका प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ। कैपिलरी एक्शन की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इस प्लेट में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा और इसके कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे। तीन कंपोनेंट्स ए बी सी फॉर एग्जांपल अलग हो गए। जिस कंपोनेंट ए बी सी, जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन, ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिस कंपोनेंट की, सी कंपोनेंट की अट्रैक्शन किससे ज़्यादा थी, इस ऑर्गेनिक यानी कि ईथर से ज़्यादा थी। मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के इस नॉन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी, चूँकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, मोबाइल फेज़ का ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जो सा ईथर है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, इसलिए वो मिक्सचर का वो कंपोनेंट अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाएगा।
ठीक है ना, समझ आ गई। जो सा ऊपर वाला कंपोनेंट होगा इसकी अट्रैक्शन ईथर से ज़्यादा है, इसलिए ये ऊपर की तरफ चला गया, और जिसकी अट्रैक्शन इस ईथर से यानी कि मोबाइल फेस के इस सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं होगी ना, वो नीचे रह जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। ये इस तरीके से हमने कंपोनेंट्स को उनकी अपनी अफिनिटी की बुनियाद पर, जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेस से ज़्यादा होगी वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस से के इस मिक्सचर से ज़्यादा होगी वो नीचे रह जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। इस तरीके से हमने इस सॉल्यूशन इस मिक्सचर को हमने अलग अलग कर लिया। अगर आपको ठीक है ना, इस तरीके से हमने इस मिक्सचर को अलग अलग कर लिया। ठीक है, ये पोलर सॉल्वेंट है यहाँ पर स्टेशनरी फेस के तौर पर। ठीक है ना, इस तरीके से हमने कैपिलरी एक्शन की वजह से 3 कंपोनेंट्स अलग कर लिए इस मिक्सचर के। ठीक है ना, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी थी जो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका मैं पढ़ा दिया है। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं इसकी टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टी का मतलब थिन, आल का मतलब लेयर, सी का मतलब क्रोमेटोग्राफी। हमेशा याद रखना कि टाइप्स जो सी आई हैं क्रोमेटोग्राफी की वो डिपेंड करती हैं स्टेशनरी फेज़ के ऊपर। अगर स्टेशनरी फेज़ के ऊपर डिपेंड करती है, स्टेशनरी फेज़ फॉर एग्जांपल अगर स्टेशनरी फेज़ जो सा होगा वो सॉलिड होगा तो तब आएगी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर स्टेशनरी फेज़ लिक्विड होगा तो तब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगी। और अगर जब स्टेशनरी फेज़ क्या होगा, नॉन पोलर होगा, जब स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर होगा तो फिर रिवर्स्ड फेज़ क्रोमेटोग्राफी होगी। और जब स्टेशनरी फेज़ जो सा होगा, जब आयन एक्सचेंज हो रहे होंगे तब वो जो सी क्रोमेटोग्राफी होगी वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होगी। और जिस क्रोमेटोग्राफी में हम साइज़ की बिना पर हम क्या करते हैं, जिस क्रोमेटोग्राफी में हम साइज़ की बिना पर जिस क्रोमेटोग्राफी में हम साइज़ की बिना पर मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं वो आ जाती है जी साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, साइज़ पर इन्हिसार करते हैं, यानी कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हमने अलग किया है उनके साइज़ की बिना पर। ये मैंने सारी की सारी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स आपको बताई हुई हैं, पढ़ाई भी हुई हैं। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई। यहाँ पर अब हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज़ जो सा इस्तेमाल हो रहा होता है वो ये सिलिका जेल इस्तेमाल हो रहा होता है, SiO2। ये सहरा में मौजूद रेत होती है। ये क्या होती है? ये सहरा में मौजूद रेत होती है। ठीक है ना, समझ आ गई। और एलुमिना भी इस्तेमाल हो रहा होता है, ये चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है ना, समझ आ गई। ये जो सी एडजॉर्प्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज़ जो सा इस्तेमाल हो रहा होता है वो सिलिका जेल होता है और एलुमिना होता है। सिलिका जेल सहरा में मौजूद रेत होती है और एलुमिना क्या होता है? ये चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है ना, समझ आ गई। और मोबाइल फेज़ के तौर पर जो सा और नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा होता है वो ईथर होता है या एसीटोन होता है। हमेशा ये बात याद रखना कि स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ इन दोनों की पोलैरिटी मैच नहीं करनी चाहिए, यानी कि एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो। अगर स्टेशनरी फेज़ पोलर है तो मोबाइल फेज़ नॉन पोलर होना चाहिए। अगर मोबाइल फेज़ पोलर है तो स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर होना चाहिए, यानी कि दोनों की पोलैरिटी में चेंज होना चाहिए, तभी आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चूँकि ये जो से हैं ये पोलर हैं, स्टेशनरी फेज़ जो सा सिलिका जेल है और एलुमिना है, ये पोलर इस्तेमाल हो रहे हैं। सिलिका जेल है और एलुमिना है, ये पोलर है और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ये हैं। ठीक है ना, ये सिलिका और एलुमिना ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये सॉलिड है। स्टेशनरी फेज़ ये दोनों के दोनों सॉलिड है। ठीक है ना, और मोबाइल फेज़ यहाँ पर ये लिक्विड इस्तेमाल हो रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर ईथर या एसीटोन या फिर CCl4 ले लो, एसीटोन ले लो, कुछ भी ले सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। फिर उसके बाद आगे है जी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? सेलुलोज होता है इसमें। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? सेलुलोज होता है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम सेलुलोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना,
एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज कौन सा होता है, वो सॉलिड होता है, जबकि मोबाइल फेज क्या होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड लिक्विड। यहाँ पर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है, जबकि मोबाइल फेज भी लिक्विड ही होता है। सेलुलोज हो रहा होता है इस्तेमाल लिक्विड के तौर पर, और मोबाइल फेज ये होता है, ये भी लिक्विड ही होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 और एसीटोन। ठीक है ना। अब हम उसके बाद आगे है जी रिवर्स्ड फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स्ड फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, CM सेलुलोज होता है। ये क्या होता है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब हम यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं। पहले हमने ये भी पोलर था, ये एक पोलर सॉल्वेंट था जो कि सेलुलोज है ना। ये सेलुलोज हमेशा याद रखना कि सेलुलोज कौन सा है, ये माए यानी कि लिक्विड फेज़, यानी कि स्टेशनरी फेज़ हम लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सेलुलोज है। ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर हम मोबाइल फेज़ भी लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CCl4 और एसीटोन। ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर हम रिवर्स्ड फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी में अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने दोनों क्रोमेटोग्राफी में, एडजॉर्प्शन में और पार्टीशन में हमने दोनों दफ़ा नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किए थे मोबाइल फेज़ में। अब हम मोबाइल फेज़ में पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, किस में, रिवर्स्ड फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करेंगे, हम पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। अब हम जो कि H2O है और अल्कोहल्स भी तकरीबन पोलर ही होती हैं, पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। और स्टेशनरी फेज़ में हम CM सेलुलोज ये इस्तेमाल करेंगे, समझ आ गई, सेलुलोज इस्तेमाल करेंगे, CM सेलुलोज। ये क्या है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CM सेलुलोज है ये, CM सेलुलोज ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CM सेलुलोज ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और आयन एक्सचेंज पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, सोडियम जियोलाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम आयन एक्सचेंज करते हैं, बफर सोल्यूशन भी लेते हैं इसमें। बफर सोल्यूशन क्या होता है, बफर सोल्यूशन की तारीफ मैंने नीचे लिखी हुई है कि द सोल्यूशन हुज pH कैन नॉट चेंज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड। ठीक है ना। बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि जिसकी pH आसानी से चेंज नहीं हो सकती, pH कैन नॉट चेंज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड, यानी कि बफर सोल्यूशन की हम pH आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। बफर सोल्यूशन की pH हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते, अपनी pH को बरकरार रखता है जब हम थोड़ी सी मिकदार में एसिड या बेस डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर H2O है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर NaOH लिया हुआ है हमने। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल H2O है, H2O की pH होती है 7 होती है। जैसे ही हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक कतरा डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक कतरा डालते हैं पानी के सोल्यूशन के अंदर, तो इसकी pH तब्दील होकर कहाँ पर पहुँच जाती है, 12 तक। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ना, H2O डाला। फिर उसके बाद इसकी pH एक कतरा सिर्फ और सिर्फ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाला है, इसकी pH 7 से कहाँ 12 तक पहुँच गई है। ठीक है ना। लेकिन बफर सोल्यूशन का फ़ायदा ये है कि अपनी ना pH को बरकरार रखता है। इसमें भी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का कतरा डाला है, इसका हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, pH जिसकी थी 5.0। जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक कतरा डाला ना बफर सोल्यूशन के अंदर, तो इसकी pH चेंज हो गई है जी, 5.1 हो गई है या फिर 5.2 हो गई है। ज़्यादा चेंज नहीं हुई, 6, 7, 8 नहीं हुई, थोड़ी सी तब्दील हुई है, 5.1 हो गई है या फिर 5.2 हो गई है, थोड़ी सी तब्दील हुई है, ज़्यादा तब्दील नहीं हुई। ठीक है ना।
इसी को ही कहते हैं बफर सोल्यूशन, कि जो अपनी पीएच को मेंटेन रखे, जब कोई भी एसिड या बेस उसके अंदर ऐड करें ना, अपनी पीएच को बरकरार रखे, उसे हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। ये रेजन होता है सोडियम जियोलाइड का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आयन एक्सचेंज करते हैं। आपको पता है कि पीछे हमने पढ़ा था कि आयन सोडियम जियोलाइड में, आपको पढ़ा भी देता हूँ कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था, सोडियम जियोलाइड को हम एक्सचेंज करवा रहे थे हमने मैग्नीशियम के आयन्स, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये दोनों आयन्स जो उनसे थे, ये हार्डनेस का सबब बन रहे थे पानी की। हमने उसको एक्सचेंज करवाया था सोडियम जियोलाइड से, और उसकी हार्डनेस कम हो गई थी। इसी को ही हम कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम सल्फेट, ये जो सा मैग्नीशियम है, ये जो सा मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम उधर चला जाएगा जियोलाइड के पास। मैग्नीशियम जो सा है ये जियोलाइड के पास चला जाएगा, और प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। सोडियम के 2 हैं तो इधर भी 2 आ जाएगा। यानी कि सोडियम जो कि सोडियम जो सा था, जो सा मैग्नीशियम था, जो कि हार्डनेस, पानी की हार्डनेस का सबब बन रहा था, ये एक्सचेंज हो गया सोडियम से, जिससे पानी की हार्डनेस ख़त्म हो गई है। मैग्नीशियम जियोलाइड बन गया और सोडियम सल्फेट बन गया। अब सोडियम सल्फेट बन गया है, ठीक है ना। मैग्नीशियम सल्फेट जो कि पानी के अंदर मौजूद था, हार्डनेस का सबब बन रहा था, ठीक है ना, वो तब्दील होकर ये चीज़ें बन गई, मैग्नीशियम जियोलाइड बन गया और सोडियम सल्फेट बन गया, जिसकी वजह से पानी की हार्डनेस ख़त्म हो गई है। इसको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, जिसमें आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, अब हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में बात करने जा रहे हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में हम जेल, इसमें जेल होती है, जेल लाइका बीड्स, यानी कि जेल लाइका बीड्स होती हैं। बफर सोल्यूशन, इसमें बफर सोल्यूशन होता है जो कि मोबाइल फेस के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। स्टेशनरी फेस जो सा होता है वो जेल होती है, यहाँ पर लाइका बीड्स, जेल लाइका बीड्स, यहाँ पर जेल होती है जो कि बीड्स के तौर पर एक्ट कर रही होती है। स्टेशनरी फेस यहाँ पर जेल होती है, जेल के अंदर ही, जेल के अंदर ही, मेरे कहने का मतलब है कि ये जेल है, जेल के अंदर ही छोटे छोटे से होल्स लगे होते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। ये होल्स होते हैं, इसे हम कहते हैं बीड्स, जेल लाइका बीड्स। और ये बफर सोल्यूशन होता है। मोबाइल फेस जो सा होता है यहाँ पर बफर सोल्यूशन एक्ट कर रहा होता है। मोबाइल फेस के तौर पर यहाँ पर बफर सोल्यूशन ही एक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई हो, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ठीक है।